हेलो दोस्तों, आज हम लुसेंट हिस्ट्री में कुषाण के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि आपको वही क्वेश्चंस याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चंस आपको याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप वही क्वेश्चंस माइंड में रखिए एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है और वही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे उसमें सबसे पहले आए थे हिंदू यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो हम सब ने पिछले वीडियो में हिंदू यूनानी और शक के बारे में पढ़ लिया था। और जो पहलव थे उससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। जो विदेशी आक्रमणकारी पहलव थे उससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। और पहलव के बाद आता है कुषाण, और कुषाण से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहलव के बाद कौन आए थे? कुषाण आए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहलव के बाद ही कुषाण आए थे। उसके बाद आपको याद रखना है ये कुषाण वंश का संस्थापक कौन है। याद रखना है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुषाण वंश का संस्थापक का नाम बताइए। तो कुजुल कड़फिसेस जो था वो कुषाण वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। याद रखना है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है, और इसी के बारे में अब हमको यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कनिष्क से रिलेटेड। चलिए, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कनिष्क की राजधानी क्या थी। कनिष्क की जो राजधानी थी, कनिष्क ने अपना राजधानी पुरुषपुर, या इसको पेशावर भी बोलते हैं, कहाँ बनाया था? उन्होंने अपना राजधानी पुरुषपुर में बनाया था। ये जो था प्रथम राजधानी था, क्योंकि उन्होंने अपना 2 राजधानी बनाया था। एक हो गया पुरुषपुर या पेशावर, और कनिष्क का जो द्वितीय राजधानी था वो था मथुरा। कनिष्क का द्वितीय राजधानी कहाँ था? मथुरा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। प्रथम राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। और पुरुषपुर का द्वितीय नाम क्या है? पेशावर। ये भी आपको याद रखना है। 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में, ठीक है, शक संवत चलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करीब से करीब 8 से 12 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शक संवत किसने चलाया था। तो शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। किस ईस्वी में चलाया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है कि शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में चलाया था। किसने? कनिष्क ने चलाया था। और इसी शक संवत को भारत सरकार जो है प्रयोग में लाती है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इस कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। याद रखना है कि बौद्ध धर्म का 4 बौद्ध संगीति हुआ था, मतलब सभा हुआ था। ठीक है, इस बौद्ध संगीति में जो चौथा बौद्ध संगीति था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था ये आपको याद रखना है? कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। ठीक है, ये कश्मीर भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कश्मीर भी कभी कभी दे दिया जाता है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है ये जो बौद्ध संगीति हुआ था इसमें अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। ये पॉइंट आपको रट लेना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो कनिष्क थे ना, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन अगर आता है कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था, तो रट लीजिए किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एग्जाम में आपका आने वाला है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो कुषाण शासक थे, इन्होंने सबसे अधिक, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आएगा कि सबसे या सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किस शासकों ने चलाया था? तो किस शासकों ने चलाया था? कुषाण शासकों ने चलाया था। ठीक है, तो याद रखना है कि कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं चलवाई थी। इनका जो स्वर्ण मुद्रा था बहुत ही शुद्ध था। ठीक है, प्योर था। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो अश्वघोष के बारे में, अश्वघोष जो थे वो कनिष्क का कौन था? राजकवि था। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि कनिष्क का राजकवि का नाम बताइए, तो कौन था? अश्वघोष था। ये पॉइंट आपको रट लेना है।
और इस अश्वघोष ने 2-3 बुक का निर्माण किया था, ठीक है, उसकी रचना की थी। उसमें से आपको सिर्फ एक बुक को याद रखना है, क्योंकि वही बुक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे 3 बुक दिया हुआ है ना, इसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। अब यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। बाकी ये सब आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्ध चरित से आपका क्वेश्चन बनता है। बुद्ध चरित बुक को किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अश्वघोष कौन थे? राज कवि थे। किसके? कनिष्क के। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था? याद रखना है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया है, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कनिष्क का राजवैद्य का नाम बताइए, तो कौन था? चरक, ठीक है। और चरक ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। उस बुक का नाम था चरक संहिता। तो नाम आपको पता है चरक संहिता किसने लिखा है, तो आप समझ ही जाएंगे, चरक है तो चरक ने लिखा होगा, ठीक है। चरक संहिता ने चरक को लिखा था। चलिए अब देखते हैं अब आपको कौन याद रखना है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है वसुमित्र, ये वाला, कि वसुमित्र ने एक बुक की रचना की थी। उस बुक का नाम लिखना है। उस बुक का नाम है महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और इसे बौद्ध धर्म में विश्वकोश बोला जाता है, ठीक है। याद रखना है, महाविभास सूत्र को ही बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? विश्वकोश बोला जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बौद्धियों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को। बौद्धियों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। अश्वघोष कौन थे? राजकवि थे। किसके? कनिष्क के। याद हो गया ये पॉइंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे, कौन कौन विभूति रहते थे। पहला याद रखना है कि कनिष्क के दरबार में देखिए इतना सब जो थे विद्वान रहते थे। इसमें से आपको कौन कौन याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? पहला आपको याद रखना है, अश्वघोष रहते थे, वसुमित्र रहते थे, पार्श्व रहते थे, चरक रहते थे और नागार्जुन। इतना बस आपको याद रखना है। ये दोनों आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। वसुमित्र किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। पार्श्व किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन से रिलेटेड एक पॉइंट आपको याद रखना है कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कम से कम 6 से 10 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा, ठीक है, आया ही है, कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। आपको रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो आइंस्टीन है इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की है? नागार्जुन ने की है, ठीक है, नागार्जुन ने। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, वो आपको ये याद रखना है कि जो कुषाण वंश था उस शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ था, ठीक है। मथुरा शैली याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क या कुषाण शासनकाल में हुआ, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ था। और लास्ट जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। बस इतना याद रखिए। कुषाण वंश से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, और कोई क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है। बस इतना ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में दिया जाता है। इतना क्वेश्चन अगर आप याद रखते हैं तो समझ लीजिए जो आपका कुषाण वंश है वो आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद जो हम सब पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश से भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू।